नमस्कार साथियों। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। तो आज हम जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा प्रदूषण। प्रदूषण बोले तो पोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे आज? पोल्यूशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पोल्यूशन होता क्या है। और दूसरी बात ये है कि जो पोल्यूशन होता है इससे हमारी प्रकृति पर, हमारे मानव जीवन होता है, उनके जो स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के बारे में हम जान लेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो प्रदूषक होते हैं उनके वर्गीकरण किस आधार पर और कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि स्रोत के आधार पे हो गए, जैसे प्राथमिक और द्वितीय, ऐसे करके जो भी प्रदूषण के बारे में महत्वपूर्ण बातें होंगी उन सभी को हम जान लेंगे। तो दूसरी बात हम ये जानेंगे सबसे पहले कि जो प्रदूषण होता है इसकी डेफिनेशन हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, जो प्रदूषण होता है उसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, यानी कि इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो हम बोल सकते हैं कि वातावरण में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाते हैं? पोल्यूशन कहलाते हैं। मतलब वातावरण में होने वाले अवांछनीय, जो हमारे मन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए क्या हो, हानिकारक हो, मतलब अवांछनीय परिवर्तन। अवांछनीय जो परिवर्तन होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रदूषण कहलाते हैं, मतलब पोल्यूशन कहलाते हैं। तो हमारे पास जो डेफिनेशन हो गई, हम इस प्रकार नोट कर सकते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हो तो वायुमंडल में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन पोल्यूशन कहलाता है। ये बात होगी। अब हम देखते हैं, एक होता है प्रदूषक, एक होता है प्रदूषण, यानी कि प्रदूषण का मतलब होता है पोल्यूशन, और पोल्यूशन की डेफिनेशन की हमने बात कर ली। लेकिन दूसरा जो हमारे सामने होता है वो होता है प्रदूषक, यानी कि पोलूटेंट। क्या होता है? पोलूटेंट। तो हम प्रदूषक की भी बात कर लेते हैं। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। एक होता है पोल्यूशन और एक होता है पोलूटेंट, यानी कि प्रदूषक। तो प्रदूषक की बात करते हैं तो इधर देखिएगा आप, अगर बात करते हैं प्रदूषक की, मतलब पोलूटेंट, ये होता है अलग और ये होता है अलग। सेम सेम दिखाई देते हैं लेकिन थोड़े इनमें अब जो डिफरेंट होगा वो अलग अलग होगा। तो हम बात करते हैं किसकी? प्रदूषक की, यानी कि पोलूटेंट की। और तो हमने बात कर ली पहले प्रदूषण की, यानी कि पोल्यूशन की बात कर ली। वायुमंडल में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन होंगे क्या कहलाएंगे? पोल्यूशन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं क्या प्रदूषक यानी कि पोलूटेंट। अब देखो, इसको अगर हमें जानने से ये मालूम हो जाएगा कि इन दोनों में अंतर क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले जो कारक होंगे वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। यानी कि प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहा जाता है? प्रदूषक कहा जाता है। अगर आप नोट कर रहे हो तो इस प्रकार नोट करना कि प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले, पोल्यूशन को उत्पन्न करने वाले कारक को प्रदूषक कहा जाता है। तो ये बात हो गई हमारे पास किसकी? पोल्यूटेंट की, यानी कि प्रदूषक की बात हो गई। अब हम इसके बाद हम जानते हैं प्रदूषकों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन। प्रदूषकों का पोल्यूटेंट, प्रदूषकों का वर्गीकरण। हम बात करेंगे किनका? प्रदूषकों का। प्रदूषण मतलब ये तो इसकी एक पूरा ग्रुप हो गया, मतलब प्रदूषण। लेकिन आप इसके बारे में जानेंगे कि जो प्रदूषक होते हैं इनके प्रकार। तो प्रदूषकों के प्रदूषकों का वर्गीकरण क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट। तो प्रदूषकों का वर्गीकरण। अब देखो, इनका जो वर्गीकरण करेंगे हम किस आधार पर करेंगे? अगर बात करते हैं इनके वर्गीकरण की, तो सबसे पहले जो इनके वर्गीकरण का आधार देखते हैं हम, तो वो देखते हैं कि स्रोत के आधार पर। और जैसे ही स्रोत के आधार पर हम बात करते हैं तो स्रोत के आधार पर होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है प्राथमिक प्रदूषक और जो दूसरा होता है वो होता है द्वितीयक प्रदूषक। तो हम देखेंगे स्रोत के आधार पर। तो अगर स्रोत के आधार पर देखते हैं, स्रोत के आधार पर अगर हम देखें तो जो प्रदूषक होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। पहला हो जाएगा प्राथमिक प्रदूषक और जो दूसरा हो जाएगा द्वितीयक प्रदूषक। और जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं इसको किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं? तो अब देखिएगा इधर, अगर बात करते हैं हम प्राथमिक प्रदूषक की, तो जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं वो क्या होते हैं कि वे प्रदूषक जो सीधे स्रोत से निकले उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। स्रोत का मतलब जैसे कि SO2 हो गया, गाड़ियों के धुएं से निकलता है डायरेक्टली। जैसे CO2 की बात होगी, NO2 की बात होगी, CO कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, तो ये सिगड़ी जलाने से डायरेक्ट निकलती है। कहने का अर्थ ये होगा कि प्रदूषक क्या होंगे? सीधे स्रोत से निकलते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? प्राथमिक उनके बीच में, प्राथमिक का मतलब यह होता है कि उनके बीच में अदर कोई भी कंपोनेंट या फिर कोई भी साधन नहीं होता, यानी कि डायरेक्टली क्या करती हैं? निकलने की चेष्टा के अनुसार निकल जाते हैं। यानी कि वे प्रदूषक
प्रदूषक जो सीधे स्रोत से निकलते हैं उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। नोट कर सकते हो आप, वे प्रदूषक जो सीधे स्रोत से निकलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्राथमिक और प्रदूषक। और जैसे ही प्राथमिक प्रदूषक की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, इसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि जो इसके उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण की बात होगी NO2, CO2 और NO2 हो गई, CO हो गई और CO2 हो गया। ये क्या हो जाएंगी, इनकी उदाहरण हो जाएंगे इनके, किनके, प्राथमिक प्रदूषक। ये डायरेक्ट क्या करते हैं, अगर SO2 की बात करते हैं, गाड़ी के वाहन जो वाहन होते हैं उनकी धुएं से डायरेक्ट निकलती है। तो हमने क्या बात की कि प्राथमिक जो प्रदूषक होते हैं वो डायरेक्ट स्रोत से निकलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। और फिर हमने देखे इनके उदाहरणों की बात, और उदाहरणों की जैसे बात करते हैं तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, द्वितीयक प्रदूषक। तो देखो प्राथमिक की आपकी बात समझ में आ गई होगी कि वे प्रदूषक जो सीधे स्रोत से निकलते हैं, उनके बीच में कोई माध्यम वगैरह नहीं होता, क्या कहलाते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। और उदाहरण हम देखें तो NO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण प्राथमिक प्रदूषक के देखे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं द्वितीयक प्रदूषक की, और जैसे ही द्वितीयक प्रदूषक की हम बात करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास द्वितीयक प्रदूषक। ये द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं, द्वितीय का मतलब दूसरे नंबर पे, पहले तो हो गया कि प्राथमिक हो गया, लेकिन द्वितीय की बात करते हैं तो वे प्रदूषक जो श्रेष्ठ से निकलकर अन्य पदार्थों की क्रिया से उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि मान लो ये हो गया, ये डायरेक्ट गाड़ी की धुआं से निकल गया, सपोज दैट निकल गया, और निकल कर ये क्या करता है कि अन्य पदार्थों की क्रिया से उत्पन्न हो जाएगी। जैसे ये किसी भी पदार्थ से क्रिया कर लिया और वहाँ से अगर प्रदूषण फैलता है ना, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, द्वितीयक प्रदूषक। इनमें इंपॉर्टेंट बात यही होगी कि यहाँ पर जो मान लो उदाहरण है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उदाहरण जब भी हम याद कर रख सकते हैं या फिर जब भी इनको समझ सकते हैं जब हमें क्या मालूम हो कि इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो प्राथमिक प्रदूषक की जगह यानी कि डायरेक्ट स्रोत से निकलने वाले जो भी प्रदूषक होते हैं वो क्या कहलाएंगे, प्राथमिक प्रदूषक। लेकिन बात करते हैं द्वितीयक प्रदूषक की, तो जैसे ही द्वितीयक प्रदूषक की बात करते हैं तो जो डेफिनेशन होगी हम उसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से कि वे प्रदूषक जो स्रोत से निकलकर अन्य पदार्थों की क्रिया से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। फिर से नोट करिएगा, वे प्रदूषक जो, आप अगर नोट कर रहे हो तो साथ ही साथ नोट करना, वे प्रदूषक जो स्रोत से निकलकर अन्य पदार्थों की क्रिया से उत्पन्न होते हैं उन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं हम उदाहरण। देखो उदाहरण यहाँ पर क्या देखा हमने, SO2 देखा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO3 हो जाएगा। हम देख लेंगे जैसे O3 का मतलब क्या होता है, ओजोन की बात होगी, तो हम यहाँ पर क्या देख लेंगे, O3 देख लेंगे। और यहाँ पर NO2 था तो यहाँ पर देख लेंगे NO3 देख लेंगे। अब यहाँ पर मोस्ट जो करंटली उदाहरण की बात करते हैं यानी कि करंटली, और एक यहाँ पर PAN हो जाता है, लेकिन इनको आप छोड़ो। अब यहाँ पर अब जो करंट की बात करते हैं, जो प्रदूषक करंट में, जैसे यहाँ पर दिल्ली स्मोक आपने सभी ने सुना होगा कि, और एक लंदन स्मोक, ये जो दोनों होगी, जैसे उदाहरण बात करते हैं दिल्ली स्मोक और लंदन स्मोक, तो ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास प्रदूषकों के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि दिल्ली स्मोक हो गया, लंदन स्मोक हो गया, SO3 हो गया, O3 हो गया, NO3 हो गया और PAN हो गया। तो ये क्या थे हमारे स्रोत के आधार पर। और जैसे ही स्रोत के आधार पर बात की हमने, तो स्रोत के आधार पर दो प्रकार के क्या होते हैं, प्रदूषक होते हैं, दो प्रकार के पोल्यूटेंट होते हैं। पहला जो प्रदूषक होता है वो प्राथमिक प्रदूषक होता है, और प्राथमिक प्रदूषक किसे कहा जाता है, जो डायरेक्ट, वह प्रदूषक जो डायरेक्ट स्रोत से निकलते हैं क्या कहलाते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। और दूसरी बात, अगर इनके उदाहरणों की बात करते हैं तो हमारे पास जो उदाहरण हो जाएंगे SO2, CO2, CO और NO2 हो जाएंगे। तो ये हो गया प्राथमिक प्रदूषक। लेकिन जब हम बात करते हैं द्वितीयक प्रदूषक की, तो जैसे द्वितीयक प्रदूषक क्या होगा, यानी कि ये प्राथमिक जो स्रोत से निकलने के बाद अन्य पदार्थों से क्रिया करके क्या करते हैं, प्रदूषण, यानी कि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं या फिर क्रिया से उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा, द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। और इसके अगर उदाहरणों की बात करते हैं तो यहाँ पर SO2 था, याद करने का तरीका, तो यहाँ पर SO3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, O2 था तो यहाँ पर O3 हो जाएगा। यहाँ पर NO2 था तो यहाँ पर NO3 हो जाएगा, या PAN हो जाएगा। अब देखो ये याद जरूर रखना, अब दिल्ली स्मोक और लंदन स्मोक, इस प्रकार की जो प्रदूषण देखे जाते हैं, प्रदूषण वो कहाँ पर देखे जा रहे हैं, दिल्ली स्मोक और लंदन। यानी कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे जो पहला जो वर्गीकरण था वो किसके आधार पर था, स्रोत के आधार पर। लेकिन जो हमारा दूसरा वर्गीकरण होगा वो होगा किसके आधार पर, समष्टि यानी कि समाप्ति के आधार पर। देखो समाप्ति के आधार पर कैसे हम प्रदूषणों का
प्रदूषकों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखो, एक होता है जैव निम्नीकृत और एक होता है जैव अनिम्नीकृत। जैव वे पदार्थ जो सूक्ष्म द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मैं कहने का मतलब जो अपघटित हो जाएंगे वो एक तो अपघटित होने वाले और एक अपघटित नहीं होने वाले। तो ये किस आधार पर हो जाएंगे? समाप्ति के आधार पर। तो एक बार इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर बात करते हैं समाप्ति के आधार पर, तो समाप्ति के आधार पर आपको दिमाग में एक बात समझ लेनी है कि समाप्ति का मतलब होता है कहीं ना कहीं नष्ट होंगी ये, तो नष्ट होंगी या नहीं होंगी, इस आधार पर क्या करेंगे? समाप्ति के आधार पर इनका क्या कर देंगे? वर्गीकरण कर देंगे। तो वर्गीकरण करेंगे समाप्ति के आधार पर। तो समाप्ति के आधार पर अगर वर्गीकरण की बात करते हैं तो वो भी कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के हो जाएंगे। जो पहला हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? तो देखते हैं दूसरे नंबर पर समाप्ति के आधार पर। समाप्ति के आधार पर हम बात कर रहे हैं किनकी? प्रदूषकों की। और समाप्ति के आधार पर अगर प्रदूषकों की बात करते हैं तो हमारे पास जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा जैव निम्नीकृत। जैव निम्नीकृत। और जैसे ही जैव निम्नीकृत की हम बात करते हैं तो हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि वे पदार्थ यानी कि वे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकृत कहलाते हैं। और एक होता है हमारे पास जैव अनिम्नीकृत। तो वे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या नहीं हो, अपघटित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट यानी कि एक लाइन बाय लाइन। तो हम बात करते हैं, आप अगर इसकी डेफिनेशन उतारना चाहते हो तो इस प्रकार उतारेगा कि वे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? जैव निम्नीकृत कहा जाता है। ठीक है, ये बात होगी। अब देखिए उदाहरण की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। जैसे रसोई का कचरा किस प्रकार के प्रदूषकों का उदाहरण है? तो हम बता सकते हैं कि समाप्ति के आधार पर होगा पहली बात। इससे डीपली जाए तो जैव निम्नीकृत होगा। तो जो रसोई का कचरा होता है वो किस प्रकार का होता है? जैव निम्नीकृत। जैव निम्नीकृत का जो मतलब होता है वो यह होता है कि जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकृत। ये बात होगी किसकी? हमारे पास जैव निम्नीकृत की। हम दूसरा जो देखते हैं वो जो देखेंगे वो क्या हो जाएगा? जैव अनिम्नीकृत। अनिम्नीकृत का मतलब नहीं होगा। तो जैव अनिम्नीकृत बात करते हैं, जैव अनिम्नीकृत। और जैसे ही जैव अनिम्नीकृत की बात करते हैं तो हमें ये अच्छे से मालूम हो जाना चाहिए कि वे प्रदूषक जो क्या होंगे, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? जैव अनिम्नीकृत कहलाते हैं। देखो उदाहरण देखते हैं इनके। अब ऐसे कौन से उदाहरण यानी कि प्रदूषक होंगे जो क्या नहीं होंगे? उदाहरण। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं कि ये जो प्रदूषक होते हैं ये पोल्यूटेंट होते हैं, सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? घातक होते हैं यानी कि हानिकारक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों द्वारा तो नष्ट होंगे नहीं। अगर ये सूक्ष्म जीवों द्वारा ही नष्ट नहीं हो सकते तो इनको और किसी वस्तु या केमिकल के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाएंगे? हानिकारक होते हैं। तो फिर से गौर करिएगा कि जैव जो अनिम्नीकृत होते हैं इनको सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। और ये सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं नष्ट किया जाने के कारण ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। और अगर बात करते हैं इनके उदाहरण की तो हमारे पास एक उदाहरण होता है डीडीटी। अब ये जो डीडीटी होता है ये क्या होता है? ये जो डीडीटी होता है हमारे पास ये होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। कुछ समझ में आया? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ये क्या है हमारे पास? डीडीटी। तो ये डीडीटी गई, इसकी फुल फॉर्म को आप मारो गोली। आपको तो डायरेक्टली याद रखना है डीडीटी यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। आपको ऐसे कैसे याद रखना है? अगर फुल फॉर्म याद नहीं रखनी वो तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तो आपको डीडीटी याद रखना है। और डीडीटी की याद रखने के साथ साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये किस प्रकार का प्रदूषक है। यानी कि हमें पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि समाप्ति के आधार पर हम प्रदूषकों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। और उनमें भी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या? एक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव निम्नीकृत, लेकिन जो ये डीडीटी होता है ये होता है जैव अनिम्नीकृत में। और जो जैव अनिम्नीकृत होते हैं वो सूक्ष्म जीवों द्वारा वे सब जो ये प्रदूषक होते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं और सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। और दूसरी बात, उदाहरण की बात करते हैं डीडीटी की बात करते हैं तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है। और एक होता है प्लास्टिक और एक होता है पॉलीथीन। ये क्या नहीं होते? तो एक हो गया हमारे पास प्लास्टिक और पॉलीथीन। तो ये हमारे पास कुछ
उदाहरण थे। और हम फिर से आगे देखते हैं। देखो एक बात, हमारे पास हमने पहले देखा कि स्रोत के आधार पर दो प्रकार की प्राथमिक और द्वितीय, फिर हमने देखा समाप्ति के आधार पर, जो पहला था जैव निम्नलिखित और जो दूसरा था जैव अनिम्नलिखित हो गया। उदाहरण हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मात्रा के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर। अब मात्रा के आधार पर हम बात करते हैं। तो मात्रा के आधार पर देखो, मात्रा के आधार पर होगा मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक देखो, अब जो हमारा तीसरा हो जाएगा हमारे पास, वो देखें क्या देखेंगे, मात्रा के आधार पर यानी क्वांटिटी के आधार पर। तो जैसे ही देखेंगे तो मात्रात्मक, पहला इसमें हो जाएगा मात्रात्मक। कैसे लिखते हैं मात्रात्मक, जो मात्रात्मक प्रदूषक होते हैं इनको किस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। और एक हमारे पास होता है गुणात्मक, गुणात्मक प्रदूषक और मात्रात्मक प्रदूषक। बात करते हैं मात्रात्मक प्रदूषक की बात करते हैं। तो देखो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि जिसकी अल्प मात्रा वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं, लेकिन मात्रा अधिक होने पर वायुमंडल को क्या कर देती है, प्रदूषित कर देते हैं। ये क्या होती है, मात्रात्मक प्रदूषक। तो गौर करिएगा, इसकी जो डेफिनेशन होगी अगर आप लिखना चाहते हो तो इस प्रकार लिखिएगा कि जिसकी अल्प मात्रा वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं, लेकिन मात्रा अधिक होने पर वायुमंडल को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है। अब देखो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं नोट। एक बात आप नोट लगा के याद करिएगा। हम बात करते हैं नोट की। अगर नोट की बात करते हैं तो CO2 का नाम आपने सभी ने सुना होगा। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 से सामान्य प्रदूषक नहीं होता, ये बात आप सभी को मालूम है, क्योंकि CO2 वायुमंडल में पाई जाती है, आपको सभी को मालूम है। तो CO2 से सामान्य प्रदूषक नहीं होता, लेकिन उसकी मात्रा अगर अधिक हो जाए तो वायुमंडल को क्या कर देती है, वो प्रदूषित कर देती है। ये बात आपको नोट लगा के अलग से याद रखनी है। आप नोट करिएगा इन बात को कि जो CO2 होती है अल्प मात्रा में सामान्य प्रदूषक नहीं होती है, लेकिन सामान्यतः जनरली प्रदूषक नहीं होती है, लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक होने पर वायुमंडल में क्या हो जाएंगे, वायुमंडल को क्या कर देती है, प्रदूषित, यानी कि पोल्यूशन वायुमंडल में फैला देती है। ठीक है, ये बात होगी। अब हमने पहली बात कर ली किसकी, मात्रात्मकता की, लेकिन दूसरी बात करते हैं मात्रात्मकता के अलावा गुणात्मक की। अब गुणात्मकता की बात कैसे कर सकते हैं हम, देखो जिसकी अल्प मात्रा भी वायुमंडल को क्या कर देती है। गुणात्मकता का मतलब होता है इसमें कि जो गुण हो गए, कोई भी वस्तु के अगर गुण होते हैं वो उसमें ठूस ठूस के भरे होते हैं, तो अगर उसकी थोड़ी सी मात्रा, अल्प मात्रा भी वायुमंडल को क्या कर सकती है, प्रदूषित कर सकती है, यानी कि वायुमंडल में पोल्यूशन फैला सकती है, प्रदूषण फैला सकती है। तो हम बात करते हैं गुणात्मकता की। अगर गुणात्मकता की बात करते हैं तो आपको इतना ज़रूर याद रखना चाहते हो कि जिसकी अल्प मात्रा भी वायुमंडल को क्या कर सकती है, प्रदूषित करती है। तो हम ये आपको पता होना चाहिए। और अल्प मात्रा की बात करते हैं तो हमारे पास एक उदाहरण होगा SO2 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास NO2, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास PAN। अब देखो ये कुछ उदाहरण हो गया। और ओजोन होती है, ये भी क्या कर देती है, बहुत वायुमंडल को प्रदूषित कर देती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने देखा किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर जो प्रदूषक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारे पास प्राथमिक, और जो दूसरा होता है द्वितीयक। प्राथमिक की बात करते हैं तो डायरेक्टली स्रोत से निकलते हैं, और उसको उदाहरण हमने देखे थे NO2, SO2, O2, ये वगैरह वगैरह हमने उदाहरण देखा था। CO, ये किसके आधार पर हो गए, स्रोत के आधार पर। और दूसरी हमने देखा था कि जो द्वितीयक प्रदूषक, और जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं वो प्रदूषक क्या करेंगे, प्रदूषक स्रोत से निकलकर अन्य पदार्थों की क्रिया से उत्पन्न हो जाते हैं। और उसके उदाहरण हमने देखे थे कि SO2 की जगह SO3 कर देंगे, और NO2 की जगह NO3 कर देंगे, और O3 की जगह O2 की जगह O3 कर देंगे, PAN हो जाएगा। और फिर हमने देखे समाप्ति के आधार पर। समाप्ति के आधार पर जो होते हैं वो जैव निम्नीकृत होंगे। जैव निम्नीकृत का मतलब यह होता है कि इन प्रदूषकों को क्या होगा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण की बात करते हैं तो रसोई का कचरा हो जाएगा। और दूसरी बात अगर देखते हैं जैव अनिम्नीकृत, और जैसे ही जैव अनिम्नीकृत की बात करते हैं तो ये जो प्रदूषक होते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट नहीं किए जा सकते। अगर उदाहरण की बात करते हैं तो DDT, और DDT प्लास्टिक, पॉलीथीन। और फिर हमने देखा मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर हमने देखा कि मात्रात्मक प्रदूषक की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें कैसे बोल सकते हैं कि इनकी अल्प मात्रा तो वातावरण के वायुमंडल के प्रदूषित नहीं होती, लेकिन इसकी अधिक मात्रा होने पर वायुमंडल को क्या कर देती है, प्रदूषण यानी पोल्यूशन फैला देती है। और अगर एक बात हमने नोट लगा के लिखी कि CO2 तो अल्प मात्रा में सामान्यतः प्रदूषक नहीं होती, लेकिन इसकी अधिक मात्रा हो जाती है तो ये वायुमंडलों को क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती है। फिर हमने देखा कि गुणात्मक प्रदूषक और गुणात्मक प्रदूषक की बात करते हैं
तो ये क्या कर देती है, इसकी अल्प मात्रा भी वायुमंडल को क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती है। और फिर हमने देखा क्या इसके उदाहरण SO2, NO2, PNO3। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है, जो ये टाइटल हमारे पास किसका है, प्रदूषण का। और प्रदूषण की बात मान ले तो पोल्यूशन। अब देखते हैं कि इनके वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन हम देखेंगे क्या इनका वर्गीकरण। तो हम देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन। और जैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन की बात करते हैं तो कुछ हम प्रदूषण को कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन। और जैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे जल प्रदूषण। और अगर जल प्रदूषण की बात करते हैं तो साथियों, जल प्रदूषण का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, समझ में भी आती होगी बात कि जल प्रदूषण की अगर बात करते हैं तो जल प्रदूषण की कैसे बात कर सकते हैं। जल शौच में कार्बनिक, देखो शौच जल में क्या क्या पाए जा सकते हैं। तो अगर जल की प्रदूषण की बात कर रहे हैं हम, तो इनमें कैसे, तो जो शुद्ध जल होता है और अशुद्ध जल होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जो शुद्ध जल होगा वो तो शुद्ध जल होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय वाली बात होगी नहीं। लेकिन बात करते हैं जब शौच जल में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो जल की भौतिक व रासायनिक गुणवत्ता में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण जिसे क्या बोला जाएगा, जल प्रदूषण कहा जाता है। देखो सपोज दैट ये यहाँ पर आपके पास तालाब है, ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास तालाब है, इसमें शौच जल है, ठीक है। अब इसमें क्या कर देते हैं अपन, क्या करेंगे, एक तो होता है कार्बनिक पदार्थ और दूसरा होता है हमारे पास अकार्बनिक पदार्थ। ये हो जाएगा हमारे पास अकार्बनिक पदार्थ। अब जैसे ही इस शौच जल में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो होता क्या है, एक्चुअल में पदार्थों को मिलाया जाता है तो जो ये जल होगा, ये तालाब का जल होगा, इसकी भौतिक व रासायनिक अवस्था, इसकी जो भौतिक और वह रासायनिक जो गुण होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही बदल जाते हैं तो इसे ही क्या बोला जाता है, जल प्रदूषण। तो हमने सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन और इनमें देखेंगे जल प्रदूषण। और जैसे ही जल प्रदूषण की बात करते हैं तो हमने समझ लिया कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप इस प्रकार से लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो तो, कि जब शौच जल में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो जल की भौतिक तथा रासायनिक जो गुणवत्ता में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, जल प्रदूषण कहा जाता है। ये बात किसकी हो गई। अब देखते हैं इसकी बात BOD, ये क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो मैं बता दूं, जल प्रदूषण की गुणवत्ता का मापन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, BOD, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD होता है हमारे पास बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखो इधर देखिएगा आप, हम बात करते हैं BOD, ये क्या करता है, जो जल में क्या होता है, जल प्रदूषण की गुणवत्ता का जो मापन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो जल प्रदूषण की गुणवत्ता का मापन BOD द्वारा किया जाता है, एक बात। और दूसरी बात, अब देखो, एक आपने नाम सुना होगा इकोलाई और दूसरा आपने नाम सुना होगा कोलीफॉर्म। देखो कैलिफॉर्म या कोलीफॉर्म, ये आपने खूब नाम सुना होगा, और एक आपने नाम सुना होगा इकोलाई। ये दो नाम आपने खूब सुने होंगे। ये क्या करते हैं, ये क्या जो ये होते हैं इकोलाई और कोलीफॉर्म, ये क्या करते क्या हैं, ये जल प्रदूषण के सूचक होते हैं। जल प्रदूषण में अगर इनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो ये इनसे यह पता चल जाता है कि जल कैसा हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। तो ये क्या कर देंगे, जल प्रदूषण का सूचक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जल प्रदूषण का क्या होते हैं, सूचक होते हैं, इकोलाई और कैलिफॉर्म, ठीक है, कैलिफॉर्म। ये बात होगी। अब ये एक बात सबसे पहले हमने सब क्या समझ लिया, जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण को फिर से एक बार देखते हैं कि जब शौच जल में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो जल की गुणवत्ता के भौतिक व रासायनिक गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। और फिर हमने देखा BOD। अब ये जो BOD होता है इसके द्वारा जो जल प्रदूषण होता है उसकी जल प्रदूषण की गुणवत्ता का मापन BOD द्वारा किया जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर हमने देखा कि
प्रदूषण का जो सूचक होता है वो होता है इकोलाई व कैलिफॉर्म। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा हमारे पास देखते हैं वायु प्रदूषण। और जैसे ही वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो देखिएगा इधर, अगर वायु प्रदूषण की हम बात करते हैं साथियों तो इसमें क्या होता है, वायु का मतलब आप जानते हो हमारे वायुमंडल में जो भी उपस्थित होती है वायु की मात्रा, वायुमंडल की जैसे ही बात करते हैं तो वायुमंडल में अगर जहरीली गैसों का स्राव होगा तो वायुमंडल अपने आप ही क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो हम वायुमंडल में क्या करते हैं, और देखो एक बात और, वायुमंडल में सभी गैसों का क्या पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए ये बात कि वायुमंडल में सभी गैसों का क्या पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, CO2 हो गया, CO, इन सभी गैसों का क्या पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। अब देखो यदि वायुमंडल इनके अनुपात में अगर परिवर्तन आता है तो वायुमंडल वायु प्रदूषण कहलाता है। अब देखो अगर बात करते हैं NO2 की तो ये फिक्स होता है, और अगर CO2 की बात करते हैं तो ये भी फिक्स होता है। वायुमंडल में जो भी गैसें होती हैं तो वे सभी क्या होती है, फिक्स होती है, यानी कि इनकी मात्रा वायुमंडल में फिक्स होती है। जैसे CO2 की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ये जो भी ऑक्सीजन जो भी गैसें होती हैं इनकी वायुमंडल में मात्रा कैसी होती है, निश्चित होती है। तो अगर बात करते हैं वायु प्रदूषण की तो नोट करिएगा आप, अगर बात करते हैं वायुमंडल में सभी गैसों का अनुपात निश्चित होता है, यदि इनके अनुपात में परिवर्तन आता है तो क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण कहलाता है। ये बात होगी। अब देखो वायु प्रदूषण लाइक इन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। उदाहरण देखो आप तो अगर वायु प्रदूषण के उदाहरण की बात करते हैं, सूचक की बात कर लेते हैं, सूचक तो हो जाएगा हमारे पास लाइकेन। लाइकेन को और क्या बोला जा सकता है, कोई बता सकता है, सेवाक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेवाक। तो वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो वायुमंडल में गैसों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। अगर इन गैसों की मात्रा में परिवर्तन आता है तो हमारे पास वायुमंडल में क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, प्रदूषण होगा वायु में तो वायु प्रदूषण अपने आप ही कहलाएगा। ठीक है, ये बात होगी। और जो लाइकेन होते हैं ये क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, पहला जल प्रदूषण हो गया, दूसरी की बात की हमने वायु प्रदूषण हो गया, और तीसरे की बात करते हैं तो ध्वनि प्रदूषण। अभी जो ध्वनि प्रदूषण होगा इसके बारे में आप क्या देख सकते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है वो क्या कहलाएगी, 20,000 हर्ट्ज से HZ से जो अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है वो क्या हो जाएगी, साउंड पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, और सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, फिर से उतार लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन। तो फिर से देखिएगा, हमने पढ़ लिया जल प्रदूषण, दूसरा पढ़ा हमने वायु प्रदूषण, लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ध्वनि। अगर बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की तो ये जो ध्वनि प्रदूषण होता है ये क्या होता है, देखो ध्वनि प्रदूषण की हम जैसे ही बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली जो अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती है, साउंड पोल्यूशन के अंतर्गत शामिल की जाती है। जो 20,000 हर्ट्ज हो गया, 20,000 HZ, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली जो ध्वनि हो जाती है वो क्या कहलाती, वो किसके अंदर शामिल हो जाती है, साउंड पोल्यूशन। ये हमारे पास ये हो गई क्या, साउंड पोल्यूशन। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली जो ध्वनि हो जाती है वो कहलाती है साउंड पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण। तो ये आप इसके बारे में याद रखना कि 20,000 हर्ट्ज से इंपॉर्टेंट बात है। फिर हम बात करते हैं क्या, जैसे हमारे पास पहला हो गया क्या, जल प्रदूषण, दूसरा हो गया वायु प्रदूषण, तीसरा हमने पढ़ा ध्वनि प्रदूषण, लेकिन जो फोर्थ हमारे पास हो जाएगा वो जाएगा मृदा प्रदूषण। अब मृदा का मतलब समझो मिट्टी, और मिट्टी का प्रदूषण कैसे हो जाएगा, अगर अत्यधिक पेड़ पौधों की कटाई, अत्यधिक कचरा फैलाना, इन सभी से क्या हो जाएगी, कचरा होगा। और इन सभी की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो जो मिट्टी होती है इसकी अम्लीयता और क्षारीयता भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। और जैसे ही क्षारीयता और अम्लीयता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा मिट्टी की, तो उसके मान में क्या हो जाएगी, उसकी जो उर्वरता की क्षमता हो जाती है वो क्या होगी, कम हो जाती है। तो इसलिए हम बात कर लेते हैं मृदा प्रदूषण की। तो देखो मृदा प्रदूषण की जैसे ही बात करते हैं तो कैसे डेफिनेशन करेंगे कि मिट्टी की अम्लता तथा क्षारकता के मान में वृद्धि क्या कहलाएगी, सॉइल पोल्यूशन कहलाएगी। सॉइल का मतलब होता है मृदा यानी कि मिट्टी की अम्लता तथा क्षारकता के मान में वृद्धि सॉइल पोल्यूशन कहलाती है। ठीक है, ये बात होगी। अब हम देखते हैं ई पोल्यूशन का मतलब समझते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक
पोल्यूशन। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो 5 नंबर का होगा ई पोल्यूशन। अगर ई पोल्यूशन की बात करते हैं तो साथियों किस प्रकार देख सकते हैं। देखो हमारे घरों में विद्युत उपकरण होते हैं, जैसे कूलर टूट गया, टीवी खराब हो गई, जैसे हमारे पास फ्रिज खराब हो गया, पंखा खराब हो गया, ये सभी चीज़ें किसमें, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन। ई पोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि ई पोल्यूशन का जो उदाहरण होगा आप बताइए, तो आपको क्या बताना होगा। देखो हम बात करते हैं जो भी बिजली से संबंधित उपकरण होते हैं, जब विद्युतीय उपकरणों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट ना करके अन्य तरीकों से नष्ट किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। देखो टीवी खराब हो गया, उसको उठा के बाहर कचरे में फेंक दिया। हमारे पास कूलर खराब हो गया, उठा के कचरे, फेंकता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं, अच्छे भले प्रकार के पैसे वाले लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को महत्व नहीं देते। वो जैसे ही ख़राब होते हैं, कोई यहाँ तक कि बड़े बड़े कंप्यूटर्स ख़राब हो जाते हैं अच्छे अच्छे, उनको भी वो क्या कर देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। तो हम अगर बात करते हैं ई पोल्यूशन की, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब विद्युतीय उपकरणों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट ना करके अन्य तरीकों से नष्ट किया जाता है तो उसे बोला जाता है ई पोल्यूशन। ये बात होगी इसकी डेफिनेशन की। और फिर एक उदाहरण होता है तापीय पोल्यूशन और एक होता है नैतिक पोल्यूशन। तो ये 6 नंबर और ये 7 नंबर, ये हो जाएगा तापीय और ये हो जाएगा नैतिक। ताप का मतलब ताप के द्वारा पोल्यूशन फैलेगा, ठीक है। तो ये कुछ विशेष प्रकार के क्या थे, पोल्यूशन थे। तो अब हमने क्या देखा, अब हम इसके बाद हम देखते हैं साथियों कि जो हमारे पास था क्या, पोल्यूशन हो गए। तो एक बार फिर से इनकी क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी समरी कर लेते हैं, ठीक है। तो समरी किस प्रकार करेंगे कि हमने सबसे पहले पढ़ा प्रदूषण, और जैसे ही प्रदूषण की बात करते हैं तो हमने इसकी भी डेफिनेशन की बात की। तो वायुमंडल में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं। अब इनको आप ध्यान से नोट करके एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्लास में यही याद होने की यही याद करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो वायुमंडल में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन पोल्यूशन कहलाते हैं, यानी कि प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण होते हैं वो किन के द्वारा फैलते हैं, प्रदूषकों के द्वारा फैलते हैं, यानी कि पोल्यूटेंट के द्वारा फैलते हैं। और जो पोल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले कारकों को प्रदूषक कहा जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं प्रदूषकों का वर्गीकरण। और प्रदूषकों का वर्गीकरण जैसे ही देखते हैं तो हम देखते हैं स्रोत के आधार पर। और स्रोत के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के, पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीय। अगर बात करते हैं प्राथमिक की, तो वे प्रदूषक जो सीधे स्रोत से निकलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्राथमिक प्रदूषक। और उदाहरण हमने देखा था CO, CO2, SO2 और NO2, ये हो गए हमारे पास प्राथमिक प्रदूषक। फिर हमने देखा द्वितीयक प्रदूषक। अब द्वितीयक प्रदूषक के बारे में हमने क्या बताया था, वे प्रदूषक जो स्रोत से निकलकर अन्य पदार्थों की क्रिया से उत्पन्न होते हैं उन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। फिर हमने उदाहरण में बताया था SO3, NO2, NO3 और PaNO3 हमने ये बताया। और दूसरी बात, 2 उदाहरण हमने अलग से बताए थे इंपॉर्टेंट करके, दिल्ली स्मॉग और लंदन स्मॉग। ये जो होते हैं द्वितीयक किस में शामिल होते हैं, स्मोक का मतलब होता है ऐसे, मतलब धुआं सा फैलना और एक जगह इकट्ठा होना। और देखो ये कैसे होगी, जैसे SO2 गाड़ी की धुआं से निकलता है, इनसे मिलकर क्या हो जाता है, स्मोक बन जाता है। तो इसलिए हमने क्या नाम दे दिया, दिल्ली में खूब गाड़ियाँ चलती है तो उसके कारण हमने नाम दे दिया दिल्ली स्मोक, ठीक है। फिर हमने देखा समाप्ति के आधार पर, जैसे ही हम समाप्ति के आधार की बात करते हैं तो 2 प्रकार के देखे थे, जैव निम्नीकृत और जैव अनिम्नीकृत। जैव निम्नीकृत का मतलब वो देखे थे हमने कि वे प्रदूषक जो क्या नहीं हो, सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते, क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकृत कहलाते हैं। फिर हमने उसके उदाहरण की बात की थी, तो उदाहरण हमारे पास रसोई का कचरा हो जाएगा। फिर हमने देखा कि जैव अनिम्नीकृत, तो जैव अनिम्नीकृत की हम बात करते हैं तो वे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या नहीं हो, अपघटित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव अनिम्नीकृत कहलाते हैं। फिर हमने देखा कि इसके बारे में कि ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं। और फिर हमने इसके उदाहरण भी देखे थे, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया और DDT हो गया। और हम जैसे ही DDT की बात करते हैं तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर हमने देखा मात्रा के आधार पर प्रदूषक, और मात्रा के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के, पहला होगा मात्रात्मक, दूसरा होता है गुणात्मक। और जैसे ही मात्रात्मक की बात करते हैं, जिसकी अल्प मात्रा वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करती है, लेकिन अधिक मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित हो जाती है, तो ये क्या कर देती है, वायुमंडल को प्रदूषित कर देती है। फिर हमने नोट लिखा था कि CO2 से सामान्य प्रदूषक नहीं होता, लेकिन इसकी अधिक मात्रा होने पर वायुमंडल को क्या कर देती है, ये भी प्रदूषित कर देती है। बात कर रहे हैं हम CO2 की। फिर हमने देखा गुणात्मक, और गुणात्मकता का मतलब होता है कोई किसी भी वस्तु का विशिष्ट गुण होता है, तो ये क्या कर देते हैं,
कि जिसकी अल्प मात्रा भी वायुमंडल को क्या कर सकती है, प्रदूषित करती है, क्या कहलाते हैं, गुणात्मक हो जाएगा, गुणात्मक प्रदूषक। और एक हमने उदाहरण देखे थे O3 SO2 NO2, फिर हमने देखा PAN। फिर हम इसके बाद क्या देखे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन। और जैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन की बात करते हैं तो हमने देखा था सबसे पहले जल प्रदूषण। और जल प्रदूषण की बात करते हैं तो हमने क्या बोला था कि जल शौच जल में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को अगर मिलाया जाता है तो उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाता है। फिर हमने ये देखा कि जल प्रदूषण की बात, अगर जल प्रदूषण की जो गुणवत्ता का मापन किसके द्वारा किया जाता है तो वो BOD के द्वारा किया जाता है। और BOD की हम जैसे ही बात करते हैं तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारे सामने इसकी फुल फॉर्म आती है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, जल प्रदूषण की गुणवत्ता का मापन किया जाता है। और फिर हमने देखा कि जल प्रदूषण का सूचक, और सूचक की जैसे ही बात करते हैं तो हमारे पास होता है कैलिफोज और एक होता है इकोलाई। ये दो उदाहरण हमने देखे थे। फिर हमने बात की इसके बाद में वायु प्रदूषण। और जैसे ही वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो वो आपको मालूम है कि वायु में सभी प्रकार की गैसों का अनुपात यानी कि मिश्रण पाया जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन इस प्रकार की हमने दी थी कि वायुमंडल में सभी गैसों का अनुपात निश्चित होता है। अगर इनके गुण अनुपात में परिवर्तन आता है, चेंज आता है, तो वायुमंडल में क्या हो जाएगा, प्रदूषण होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और लाइक इन वायु प्रदूषण का उदाहरण है, ये सूचक है, आपको याद रखना है। फिर हमने देखा क्या, ध्वनि प्रदूषण। और ध्वनि प्रदूषण की जैसे ही बात करते हैं तो 20,000 हर्ट्ज आवर्ज से अधिक वाली जो ध्वनि साउंड होती है वो क्या कहलाती है, साउंड पोल्यूशन कहलाती है। फिर इसके बाद हमने देखा मृदा प्रदूषण। और मृदा प्रदूषण को आप सभी को मालूम है कि जब मृदा में अम्लीयता व क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाती है, सॉइल पोल्यूशन कहलाता है। फिर हमने देखा ई पोल्यूशन। और ई पोल्यूशन में हमने बात की, अगर विद्युतीय उपकरणों का वैज्ञानिक तरीके से इनको नष्ट ना करके वैसे ही छोड़ दिया जाता है तो कैसा पोल्यूशन हो जाता है, ई पोल्यूशन। और फिर हमने देखा तापीय पोल्यूशन। और फिर देखा हम नैतिक पोल्यूशन, ऑप्शन में आए तो देख लेना। तो ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था जिसको हमने पूरा कर लिया, प्रदूषण। और देखो इस प्रदूषण में इससे बाहर कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं होगा कंपटीशन एग्जाम के लिए। वैसे तो आप प्रदूषण के बारे में पूरी किताब होती है, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है चीज़ें एग्जाम्स से, कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो उनको हम अच्छे से एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।